साल 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराकर इतिहास के सबसे भयानक युद्ध को एक झटके में खत्म कर दिया। At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. Now I am become death, the destroyer of worlds. करोड़ों जानें जा चुकी थी, शहर के शहर खंडहर बन चुके थे और इसी राह के ढेर से एक नई दुनिया का सपना पैदा हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां शांति होगी, स्वतंत्रता होगी और देशों के बीच बराबरी होगी। और इस सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया इसी देश यानी अमेरिका ने। The government of the United States will continue throughout the world to enhance human rights. When I believe every child in the Middle East can live in peace and live in freedom by recognizing one another not by the color of their skin but by the content of their character. अमेरिका ने दुनिया के सामने खुद को एक मसीहा के तौर पर पेश किया, एक ऐसा लीडर जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, जो ह्यूमन राइट्स का झंडा बुलंद करेगा और जो दुनिया के हर कोने में आज़ादी और न्याय की रोशनी फैलाएगा। दुनिया को एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर यानी नियमों पर आधारित व्यवस्था का वादा किया गया, जहां हर देश चाहे छोटा हो या बड़ा एक ही कानून के दायरे में आएगा। यानी एक तरफ परमाणु बम गिराकर बेगुनाहों की जान लेना और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का झंडा बुलंद करना। इन दो तस्वीरों को देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा? एक ऐसी पॉलिसी जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं दोगलापन। एक तरफ दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाना और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए उन्हीं नैतिकताओं को ताक पर रख देना। एक तरफ दूसरे देशों को नियम कानून सिखाना और दूसरी तरफ खुद को हर कानून से ऊपर समझना। We launched 30 rockets from submarines. Every single one of them hit their target. Don't let anyone ever tell you that this country isn't great, because this right now is the greatest country on earth. आज का ये वीडियो किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाने का एजेंडा नहीं है। ये वीडियो भावनाओं पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर आधारित है। आज डेटा, रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंस के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका की विदेश नीति दोगलापन की सबसे बड़ी मिसाल है और क्या अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ड्यूअल फेस्ड यानी दोगला देश भी है। ये सवाल कड़वा है लेकिन जरूरी है और इसका जवाब खोजने के लिए हमें अमेरिका की दिखावटी परतों को हटाकर सच की तह तक जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, आज के समय में किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है उसके न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार। और अमेरिका ने दुनिया को इन हथियारों से दूर रहने का सबसे ज्यादा उपदेश दिया। साल 1968 में एक संधि लाई गई, NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मकसद था परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना। अमेरिका इसका सबसे बड़ा चैंपियन बना, लेकिन क्या अमेरिका ने खुद इन नियमों का पालन किया? जवाब इतिहास के पन्नों और हाल की घटनाओं में छिपा है। साल 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाया। पहले तो अमेरिका ने भारत पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का अंजाम भुगतने का धमकी दी, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना तो अमेरिका तुरंत हरकत में आया और भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून के तहत भारत को हर तरह की अमेरिकी मदद, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी से काट दिया गया। कहा गया कि भारत ने नियमों को तोड़ा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ ही हफ्तों बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। अब दोगलापन का पहला सबूत देखिए। पाकिस्तान पर प्रतिबंध तो लगाए गए लेकिन सिर्फ नाम के लिए। साल 2001 में 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका को वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो रातों रात लगभग सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। एक तरफ भारत, जिसने हमेशा नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति अपनाई, उसे सालों तक टेक्नोलॉजी के लिए तरसाया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसके नेता खुलेआम भारत को परमाणु हमला करने की धमकी देते रहे, उसे अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान पर ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को अवैध तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने के भी आरोप लगे, जिसे AQ खान नेटवर्क कहा गया। इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका का एक मेजर नॉन नाटो एलाई बना रहा। लेकिन एक ही मुद्दे पर भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग नियम क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को पूरा कर रहा था। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल यानी ईरान पर। अमेरिका दशकों से कहता आया है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ईरान हमेशा से इसका खंडन करता रहा है। साल 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान दुनिया की बड़ी ताकतों और ईरान के बीच एक डील हुई, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने पर राजी हुआ और बदले में उस पर लगे आर्थिक
प्रतिबंध हटाने का वादा किया गया। लेकिन साल 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील को अब तक का सबसे खराब डील कहकर खारिज कर दिया और ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और फिर जून 2025 में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। The United States has attacked Iranian entities in the past, but this is historic because what has happened today is the first ever American airstrike on Iran ever. इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ने ईरान के नातांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर दिया। अमेरिका की दलील थी कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहा था। अब आप दोगलापन की इंतहा देखिए। एक तरफ ईरान जिसके पास परमाणु बम है ही नहीं, सिर्फ उस पर शक के आधार पर हमला किया गया। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जो लगातार मिसाइलें टेस्ट करता है, जिसके पास दर्जनों परमाणु बम है और जो खुलेआम अमेरिका को धमकी देता है। उस पर अमेरिका हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास वाकई परमाणु हथियार है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि सालों के अमेरिकी और यूएन सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के प्रोग्राम को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। और इन सब के बीच सबसे बड़ा दोगलापन तो खुद अमेरिका का ही है। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने असल युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया। हिरोशिमा और नागासाकी भला कौन भूल सकता है? इसने खुद कभी एनपीटी पर एक गैर परमाणु देश के तौर पर हस्ताक्षर नहीं किए और साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह कहकर हमला कर दिया कि उसके पास WMD यानी जनसंहार के हथियार हैं। बाद में पता चला कि यह सरासर झूठ था, एक भी WMD नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि जो देश खुद परमाणु हथियारों के सबसे बड़े जखीरे पर बैठा हो, जिसने खुद उनका इस्तेमाल किया हो और जो झूठ बोलकर दूसरे देशों पर हमला करता है, उसे क्या हक है कि वो दूसरे देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाए? दोस्तों, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना। अमेरिका खुद को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता है। हर साल अमेरिकी विदेश मंत्रालय दुनिया भर के देशों पर मानवाधिकारों की रिपोर्ट जारी करता है और जो देश इस रिपोर्ट में फेल होते हैं उन पर सैंक्शंस की बौछार कर दी जाती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस ऊपरी परत के नीचे देखते हैं तो एक अलग ही कहानी नजर आती है। एक ऐसी कहानी जहाँ मानवाधिकार एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक हथियार है। ये देश है सऊदी अरब, एक ऐसी राजशाही जहाँ कोई चुनाव नहीं होते, कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है और महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित हैं। पत्रकार जमाल खशोगी की साल 2018 में इस्तांबुल में हुई हत्या के तार सीधे सीधे सऊदी अरबिया के लीडरशिप से जुड़े थे। सऊदी अरब यमन में सालों से ऐसे युद्ध में शामिल रहा है जहां लाखों आम नागरिक मारे गए हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? क्या सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाए? जी नहीं, ठीक इसके उलट अमेरिका सऊदी अरब का सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना रहा। डेटा के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को अरबों डॉलर के अत्याधुनिक यानी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सप्लाई किया, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका उससे तेल खरीदता है और वो अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी जब बात अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की आती है तो मानवाधिकारों की सारी किताबें बंद कर दी जाती हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, ईरान और वेनेजुएला। इन दोनों देशों पर अमेरिका ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतंत्र की कमी के नाम पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई। तो एक तरफ सऊदी अरब की राजशाही जहां हर तरह के मानवाधिकारों का हनन होता है, वो अमेरिका का दोस्त है, और दूसरी तरफ ईरान और वेनेजुएला जो अमेरिका की बात नहीं मानते, वो दुश्मन है। और ये दोगलापन सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। साल 1953 में अमेरिका की CIA ने ईरान में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका क्योंकि उस सरकार ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करने की हिम्मत की थी। साल 1973 में चिली के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे की सरकार का तख्ता पलट करने में भी अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां अमेरिका ने अपने हितों के लिए लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाहों को समर्थन किया। The military action culminated months of secret planning by British and American intelligence agencies as part of a plot to overthrow the Iranian government. तो अमेरिका लोकतंत्र का समर्थन तब करता है जब वो अमेरिकी टाइप के हों या अमेरिका के लिए बेनिफिशियल हो। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी सरकार चुन ले जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो, तो उस लोकतंत्र को अनस्टेबल करने में अमेरिका को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अब बात करते हैं पैसे की, यानी ट्रेड और इकोनॉमी की। अमेरिका दशकों से दुनिया को फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार करने का उपदेश देता आया है। उसने WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए और दुनिया भर के देशों पर दबाव डाला कि वो अपने बाजार खोलें, इंपोर्ट पर टैक्स कम करें और अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ आने दें। लेकिन जब अमेरिका को लगता है कि फ्री ट्रेड से उसे नुकसान हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणवादी देश भी बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। साल 2018 में शुरू हुई ये लड़ाई
इस साल नए लेवल पर पहुंच गई, जब ट्रंप प्रशासन ने लगभग सभी चीनी सामानों पर 10 से 50% तक का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका का कहना था कि चीन गलत ट्रेड प्रैक्टिस करता है। देखिए, ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसका इलाज करने के लिए अमेरिका ने जो तरीका अपनाया वो खुद नियमों के खिलाफ था। और ये सिर्फ चीन के साथ नहीं हुआ, अमेरिका ने अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा। We made a deal. We're close to making a deal with India. We're sending out letters to various countries telling them how much tariffs they have to pay. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर दुनिया भर से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिए। इससे यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे सहयोगी देश भी प्रभावित हुए। फिलहाल भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगा रखा है। यही नहीं, साल 2019 में अमेरिका ने भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके तहत भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के हजारों प्रोडक्ट्स बिना किसी टैक्स के अमेरिकी बाजार में बिक सकते थे। इस एक फैसले से भारत के करीब $6 बिलियन के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। बदले में भारत को भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाना पड़ा। तो आप पैटर्न देखिए, जब तक अमेरिकी कंपनियां दुनिया के बाजारों में आसानी से घुस रही हैं, तब तक फ्री ट्रेड बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही दूसरे देशों की कंपनियां अमेरिकी बाजार में कंपटीशन देने लगती हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के नाम पर टैरिफ की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। ये वही बात हुई कि क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक हमारी बैटिंग है, और अगर हमें बॉलिंग करनी पड़ी तो हम बोलेंगे पिच ही खराब है और नियम बदल देंगे। दोस्तों, अमेरिका की पहचान अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासियों के देश के रूप में होती आई है। न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिंबॉलिक रूप से दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ बुलावा देती है। अमेरिकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की सफलता के पीछे दुनिया भर से आए टैलेंटेड लोगों, खासकर भारत और चीन के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इन सब के टॉप पर आज भारतीय मूल के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है जो अमेरिका के दोगलेपन को दिखाती है। 3 मंथ हो गए हैं, अभी तक वीजा आ नहीं रहा है। अब वीजा की वेट कर रहे हैं, पर टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा रह गया है। पर कंफर्म कर दे कि वीजा आएगा कि नहीं, एम्बेसी देगी कि नहीं। एक तरफ अमेरिका दुनिया भर से बेस्ट ब्रेन्स को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जब घरेलू राजनीति हावी होती है तो इन्हीं दरवाजों पर ताला लगा दिया जाता है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान और फिर साल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने हजारों H-1B, L-1 और दूसरे वर्क वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर पड़ा। कई ऐसे लोग जिनकी जॉब लग चुकी थी, जिनकी फ्लाइट्स तक बुक हो चुकी थी, वो अचानक बीच दर में फंस गए। और ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के साथ नहीं होता। जून 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया और 7 देशों के स्टूडेंट्स और विजिटर्स वीजा पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन देशों में ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज या विकासशील देश थे। तो एक तरफ अमेरिका दुनिया का ब्रेन ड्रेन करवा कर फायदा उठाता है और दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट की राजनीति के नाम पर उन्हीं लोगों के लिए दरवाजे भी बंद कर देता है। ये एक ऐसी दोगली नीति है जो लाखों लोगों की जिंदगी और करियर से खिलवाड़ करती है। अमेरिका को आपका टैलेंट तो चाहिए, लेकिन वो आपको एक इंसान के तौर पर स्थायी सुरक्षा और सम्मान देने की गारंटी नहीं दे सकता। दोस्तों, अमेरिका के दोगलेपन का शायद सबसे पावरफुल वेपन है उसका पैसा यानी US डॉलर। आज दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। तेल खरीदना हो, सोना खरीदना हो या किसी और देश के साथ व्यापार करना हो, पेमेंट तो डॉलर में ही होगी। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं। US डॉलर के डोमिनेंस से अमेरिका को 2 बेहिसाब ताकतें मिलती है। पहली कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे डॉलर छाप सकता है और दुनिया उसे खरीदने के लिए मजबूर है। और दूसरी और सबसे खतरनाक ताकत कि वो किसी भी देश को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर फेंक सकता है, जिसे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का नाम देता है। अगर अमेरिका किसी देश से नाराज है तो वो उस देश के डॉलर रिजर्व को फ्रीज भी कर सकता है और दुनिया के बाकी देशों को और बाकी बैंकों को उसके साथ डॉलर में ट्रांजैक्शन करने से रोक सकता है। ये एक तरह की आर्थिक मौत होती है। हमने ये ऑलरेडी ईरान और रशिया के साथ होते हुए देखा है। यानी अमेरिका अपने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सके। अब दोगलापन कहाँ है? दोगलापन यहाँ है कि अमेरिका दुनिया को तो फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद बाजार के नियमों को अपने जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जब चाहे जैसे चाहे तोड़ मरोड़ देता है। ये सभी हरकतें फ्री मार्केट थ्योरी के खिलाफ है दोस्तों। लेकिन अब दुनिया इस दादागिरी से तंग आ रही है। ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन अब डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। ये देश आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें अमेरिका के सामने बिना वजह ना झुकना पड़े। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन ये दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिका के आर्थिक दोगलेपन का विकल्प जरूर तलाश रही है।
और अंत में बात करते हैं इस प्लैनेट के फ्यूचर यानी क्लाइमेट चेंज की। इस इशू पर भी अमेरिका का दोगलापन साफ दिखाई देता है। इंटरनेशनल फोरम्स पर अमेरिका दुनिया को, खासकर भारत और चीन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को कोयले का इस्तेमाल बंद करने और अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए उपदेश देता है। लेकिन आइए अब कुछ आंकड़े देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण किसने फैलाया है? तो इसका जवाब है अमेरिका। उसने अपने विकास के लिए दशकों तक अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल्स जलाए, और जब भारत और चीन जैसे देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उन पर इन्वायरमेंट को बचाने का बोझ डाला जा रहा है। इसके अलावा पर कैपिटा एमिशंस यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो एक औसत अमेरिकी नागरिक एक औसत भारतीय या चीनी नागरिक की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। साल 2017 में अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से खुद को अलग कर लिया। ये एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि थी जिस पर दुनिया के लगभग हर देश ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अमेरिका बाद में इसमें वापस भी आ गया, लेकिन इस एक कदम ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी पॉलिसीज उसके डोमेस्टिक इलेक्शंस के साथ बदल जाती हैं। तो एक तरफ वो दुनिया को इन्वायरमेंट बचाने का ज्ञान देता है और दूसरी तरफ खुद सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है और अपनी जिम्मेदारियों से भी भागता है। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, आज हमने 6 अलग अलग एस्पेक्ट्स जिनमें न्यूक्लियर पॉलिसी, डेमोक्रेसी, ट्रेड, इमिग्रेशन, इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज के आधार पर अमेरिकी नीतियों को परखा, और हर जगह हमें एक ही पैटर्न दिखाई दिया। एक ऐसा पैटर्न जहां सभी नियम सिर्फ दूसरे देशों के लिए है, अमेरिका के लिए नहीं। जहां आदर्श और सिद्धांत सिर्फ अमेरिकी भाषणों में दिखते हैं, असल फैसलों में नहीं। अमेरिका कुछ देशों को इसलिए सजा देता है क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है, और कुछ देशों को इसलिए इनाम देता है क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। वो कुछ देशों पर मानवाधिकारों के लिए प्रतिबंध लगाता है और कुछ सबसे बड़े मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले देशों को हथियार बेचता है। वो फ्री ट्रेड की वकालत करता है लेकिन खुद ट्रेड वॉर छेड़ देता है, और जब जी चाहे अनजस्टिफाइड टैरिफ लगा देता है। वो दुनिया भर के टैलेंट को अमेरिका बुलाता है और फिर अचानक अपने दरवाजे बंद कर देता है, और जो लोग लीगली अमेरिका गए थे उन्हें भी परेशान करके अमेरिका से बाहर जाने पर मजबूर कर देता है। ये विरोधाभास गलतियां नहीं है, ये एक सोची समझी ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसे राजनीति की भाषा में रियल पॉलिटिक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक देश के लिए उसके अपने फायदे ही सबसे ऊपर हैं, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े या किसी भी सिद्धांत को तोड़ना पड़े। तो हमारे शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं, क्या अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश है? फैक्ट्स और एविडेंस देखने के बाद जवाब तो हाँ की तरफ ही झुकता हुआ दिखता है। शायद इसलिए क्योंकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, और शक्ति अक्सर अपने साथ पाखंड और दोगलापन ले ही आती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जब भारत जैसी ताकतें दुनिया में ऊपर उठ रही हैं तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? क्या एक सुपर पावर बनने के लिए और बने रहने के लिए दोगलापन एक जरूरी क्वालिटी है? क्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और आदर्शों की कोई जगह नहीं होती? या फिर भारत दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है जो ताकतवर होने के साथ साथ एथिकल भी हो? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी अमेरिकन या अपने NRI दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।